लाइव हिंदुस्तान, मैं हूं इमरान खान। और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से पल पल हालात बदल रहे हैं, इसराइल लेबनान को लेकर नहीं मान रहा है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। और इसी वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान झड़प भी हो गई। ईरान ने सीधे इसराइल पर हमला कर दिया। चीजें बहुत तेजी से जंग की तरफ बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन क्या वाकई जंग होगी? और होगी तो कैसे होगी, क्यों होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों होगी, ये समझने की जरूरत है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट, ईरान मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती साहब। आप लोग अक्सर शौकत भारती साहब को सुनना चाहते हैं, तो जो ताजा सूरत हाल बनी है उस पर उनका एक्सपर्ट कमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि होगी तो कब होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शौकत भारती साहब, लाइव हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब जी। शौकत भारती साहब, यही मेरा सवाल है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि क्या फिर से 40 दिनों की जंग के बाद इस वक्त जो सीजफायर चल रहा है उसी दरमियान कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है ईरान इसराइल के दरमियान, जिसमें अमेरिका को भी शिरकत करनी पड़ेगी? देखिए, सीज फायर का तो सिर्फ नाम है। हकीकत में ये देखिए कि बड़ी तेजी के साथ आपने देखा होगा कि बहुत ही तेजी के साथ जंग रुकने के बाद भी जी। एक दूसरे के यहाँ दाखिल होने की कोशिश करना, यानी ईरान के यहाँ लगातार MQ-9 ड्रोन भेजे गए, फाइटर जेट भेजे गए, जिससे उनके यहाँ की एक्टिविटीज को वॉच किया गया और ईरान उसको लगातार गिराता रहा। स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो भी जहाज जा रहे थे उनको ब्लॉकेड आगे लगाकर अमेरिका ने उसको रोकना शुरू किया। जी। उन्होंने ईरान के शिप्स के ऊपर हिट किया, ईरान ने उनके शिप्स के ऊपर हिट किया। तो ये लगातार चीजें बढ़ रही हैं और इसमें जो बहुत सी रिपोर्ट आई कि इजराइल ने एक इराक के अंदर 2 खुफिया बेसेस, यानी दूसरे मुल्कों के बीच के अंदर बेसेस बनाई, और वो भी वहां पर एक जानवर चराने वाला जब गया तो उसने देखा और वहां पर उसने जो एक्टिविटीज हो रही थी उसको बताया, और जब कंफर्म करने के लिए गए तो कुछ लोग मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसके साथ साथ ईरान के से 60 किलोमीटर दूर जी। जो अजरबैजान है, अजरबैजान के अंदर भी पूरे फोर्स को पहुंचाया जाना और वहां से इंटर होने की तैयारी करना। तीसरी बात यह है कि कुर्दों को जो है वो आर्म सबनेशन डालकर वहां के ऊपर ईरान को डिस्टर्ब कराने की कोशिश करना। तो ये लगातार जो एक्टिविटीज चल रही थी और ईरान भी लगातार जवाब भी दे रहा है। यूएई से जिस वक्त उनके यहाँ ड्रोन उड़ा और उड़ने के बाद उनके यहाँ जो क्या नाम है, वहां पे जासूसी कर रहा था तो उसको उन्होंने हिट किया। फिर उन्होंने दुबई के ऊपर हिट किया। फिर आपने देखा कि जब कुवैत की तरफ से उनके ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने कुवैत में भी हिट किया। तो एक तरफ बात भी चल रही है। अच्छा, वो स्टेटमेंट भी देखें। ट्रंप कभी कहते हैं कि आधे घंटे में जो है अब बात बहुत अच्छे रुख पर आ गई और हम 2-4 घंटे के अंदर बहुत दस्तखत होने वाले हैं सीज फायर के ऊपर, क्या नाम है, परमानेंट जंग को रोकने के लिए मुआहदे हो गए हैं। और इस तरह की तमाम खबरें आती रहीं, लेकिन शायद ही कोई खुशनसीब दिन ऐसा गुजरा हो कि जब झड़पें नहीं हो रही हैं। और एक तरफ बात हो रही है कि परमानेंट सीज फायर तभी होगा जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं जो फिलिस्तीनियों की मदद कर रही हैं। भाई, हमास जो है वो मदद कौन कर रहा है? फिलिस्तीन की मदद कौन कर रहा है? अगर हिजबुल्लाह कर रहा है तो हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? हौती अगर कर रहा है तो हौती के पीछे कौन है? हजदल शाबी अगर कर रही है तो उसके पीछे कौन है? इट मीन्स कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज से लगातार जो है, जो इजराइल का एजेंडा है ग्रेटर इजराइल को क्या नाम बनाने का, और जैसा कि उसने अभी चंद दिन पहले ही बयान दिया है कि हमको 70% जो है वो गजा के ऊपर कब्जा करना है।
गजा को बिल्कुल वो सिकुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। और जो चीजें हैं इमरान साहब, वो छिपी नहीं है, वो छपी हुई है। आप ये देखिए कि जो ग्रेटर इजराइल का मैप है, कोई भी जी जो हमारे व्यूअर हैं वो गूगल पर जाकर टाइप करें, उनको ग्रेटर इजराइल का मैप मिल जाएगा। उस ग्रेटर इजराइल के मैप के अंदर अपने आप सीरिया भी है, लेबनान भी है, जॉर्डन भी है, इराक भी है, जी और ये क्या नाम, सऊदी अरेबिया भी है, टर्की का भी कुछ हिस्सा है। तो उन्होंने एक अपना नक्शा डाल रखा है पूरी, मतलब क्लियर कट इंटरनेट के ऊपर कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए यहाँ तक जाना है। और सिर्फ नक्शा नहीं डाल रखा, उन्होंने अपना काम भी किया। उसी जी ग्रेटर इजराइल बनने के रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा था, और जिस जगह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ईरान वगैरह और ईरान की प्रॉक्सीज कर रहे थे, उसका नाम था सीरिया। सीरिया में बशर असद की हुकूमत को जौलानी के जरिए गिरा दिया गया, ठीक है। अब जौलानी आ गया, उसने कहा कि मैं यहाँ के ऊपर एक गोली नहीं चलाऊंगा, और अभी भी कोशिश की जा रही है कि जौलानी के जरिए जो है हम हिजबुल्लाह के लेबनान के ऊपर अटैक कर दें, जी इधर इनको अटैक ठीक है। कर दें, मैं उधर आपकी कुर्द सारी को बातों उधर को डाल दें। जी जी मैं आपकी सारी बातों को मान गया शौकत भारती साहब, लेकिन अमेरिका भी तो कोई चीज है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम आप खित्ते में जंग नहीं चाहते, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और ये दिख रहा है कि अमेरिका अब यहां से निकलना चाहता है, खासतौर से इस जंग से निकलना चाहता है, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन तक ईरान इसको खींचना चाह रहा है। यही वजह है कि वो निकलना चाह रहे हैं। तो कम से कम अमेरिका की बात तो कोई रखेगा। देखिए साहब, अभी तक तो नहीं लगता है कि अमेरिका जंग रोकना चाह रहा है। और जब भी पीस की बात चली है, ठीक है, आप देखिए, ये पीस की बात चल रही थी ओमान में, ठीक है, और फाइनल बिल्कुल हो रहा था, जी जाकर जिनेवा के अंदर की दस्तखत होने थी, और वहां से ड्राफ्ट बनकर रहबर मुअज्जम की कंसर्न ली जानी थी, है ना। अटैक कर दिया गया। क्या हुआ, यानी फाइनल स्टेज पर ड्राफ्ट की सारी शराइत जी मानने के बाद उसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि ट्रम्प के पीछे जो लॉबी है, वो जो लॉबी है, वो सहूनी लॉबी जो है, वो जंग नहीं रोकना चाहती, वो डीप स्टेट के लोग हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर देखिए, इधर से कराची वगैरह आ गए प्लेन से, वो वहां पर आ गए, बैठक भी हो गई, सारी बातें हो गई। उसी बीच के अंदर ट्रम्प के दामाद कुशनेर वहां के ऊपर गए, साथ में कुशनेर के जाने के क्या तुक पर, और जेडी वैंस को वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए इजराइल की तरफ से कि किसी भी तरीके से जंग। उसके बाद आप देखिए कि फिर शुरू हो गया मामला। तो किसी सुलह के ऊपर सबसे बड़ी बातचीत है कि ट्रम्प ने आज तक जो कहा है वो किया नहीं। ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए उठाकर। तो ट्रम्प की बातों के ऊपर कोई कैसे भरोसा करे, ठीक है। कतर ने बड़ी कोशिश की थी नेगोशिएशन करने के लिए, आखिरकार कतर ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमसे नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान को डाला पूरी तरीके से। पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन वो मामला नहीं बन रहे। तो अब रह गई, आप इस बात को तो मान रहे हैं ना कि कोशिश चल रही है, फिर आप इस बात पर जोर क्यों डालते हैं शौकत भारती साहब की जंग होगी जंग होगी? अभी जंग कहां हो रही है? 40 दिनों की जो देखिए, जंग हुई थी उसके बाद जंग कहां हो रही है? झड़पों को छोड़ दीजिए, झड़पें दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जंग और झड़पों में फर्क होता है, और झड़पें आज से थोड़ी ना हो रही, वो तो जंग से बहुत पहले से हो रही है। जब से इजराइल वजूद में आए तब से झड़पें वहां जा रही हैं, दोनों कम नहीं है। लेकिन आप इस बात पर जोर क्यों देते हैं कि जंग होगी होगी होगी? उसके पीछे ठोस कारण क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा आपने सवाल। एक बात बताइए, क्या इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल बनाने के एजेंडे को छोड़ दिया है? अगर ये कहीं दिख रहा हो, वो कहीं नहीं दिखता। वो तो यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता। आप 1967 का जो मैप है उठाकर देखिए, जहां पर जी ये तय हो गया था कि इन बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे, बाउंड्री के अंदर रहे। 2008 से 2023 तक
1.5 लाख आदमी मारे थे इजराइल के। और ये जो 7 अक्टूबर हुआ, ऐसे ही नहीं, जी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने, गुटरेस ने कहा था कि ऐसा नहीं है, ये तुमने जो है 57 साल से जो फिलिस्तीनियों को अब वो अपना काम कर रहे थे धीरे धीरे, तो ये उसका रिजल्ट है। तो जो 7 अक्टूबर 2023 की जब बात आई, तो उससे पीछे आप देखिए कि 1.5 लाख आदमी ऐसे ही मर जाएंगे, धीरे धीरे मार रहे थे। जैसे अभी देखिए सीज फायर की बातचीत हो गई है, बाकायदा जी बोर्ड ऑफ पीस भी बन गया है, ना उनको खाना पहुंच रहा है ठीक से, ना उनको पानी पहुंच रहा है, और तकरीबन 1200 लोग मारे जा चुके हैं, हम्म। तकरीबन 1,500 बार फिलिस्तीन आप और शौकत भारती साहब देखिए, मैं जितना समझ पाता हूं, आप जो बात करते हैं वो ले देके फिर फिलिस्तीन के मसले पर, गजा के मसले पर ले आते हैं। इस वक्त फिलिस्तीन या गजा के मसले पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना ईरान उस तरफ कोई तवज्जो दे रहा है, ना ट्रंप कह रहे हैं, ना इसराइल कह रहा है। लेबनान और हिजबुल्लाह की जो जंग है उसको लेकर ईरान वजद है कि वहां पर अगर इसराइल ने हमले बंद नहीं किए साउथ लेबनान में तो वो मारेगा, और उसने मार भी दिया। पहले धमकी दी, चेतावनी दी, फिर मार भी दिया, क्योंकि इसराइल नहीं रुक रहा था। अब आप जंग होगी इसके जवाब में गजा और फिलिस्तीन की बात क्यों करने लगते? देखिए, जब इसकी गहराई से जंग का मुतालिया किया जाता है या उस पर एनालिसिस किया जाता है, तो एक्चुअल लड़ाई यही है। क्योंकि जब ईरान का जो में रिवोल्यूशन आया और यहाँ पर खुमैनी साहब आए, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम फिलिस्तीनियों को आज़ाद कराएंगे, और बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने कुछ फोर्स बनाया, और ये कुछ फोर्स जो है, इसी ने जो है यहाँ के ऊपर हमास वगैरह को ट्रेनिंग दी। इसी वजह से हिजबुल्लाह भी, चूंकि लेबनान के ऊपर भी कब्जा हो गया था इजराइल का, ठीक है, उसको भी खाली कराना था, तो वहां के ऊपर हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। तो हौती भी जो है वो भी गजा और फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। तो ईरान का तो एजेंडा ही है, ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए, देखिए 2 एजेंडे टकरा रहे हैं, एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है और एक ग्रेटर इजराइल नहीं बनने देना चाहता है। एक किबला अव्वल को गिराकर हैकले सुलेमानी नस्ब करना चाहता है, एक उसे ऐसा करने से रोकने के लिए तैयार है। एक फिलिस्तीन है जिसकी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है, वो मजलूम है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है, वो मजलूमों का हिमायती बनकर ईरान खड़ा हुआ है। ईरान ने फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए जो पत्थर से लड़ रहे थे, कौन? हमास के लोग पत्थर से लड़ते थे, डंडे से लड़ते थे। आज जो इतना सही ढंग से ट्रेंड होके लड़ रहे हैं, जो टनल्स यहाँ पर खुदी गई हैं, जो सारा मामला हुआ है, असल में बशर असद की हुकूमत को गिरा दिया गया। बशर असद की हुकूमत जिस वक्त थी, उस वक्त पूरी ईरान की आर्मी ने इनको ट्रेंड किया है, हमास वगैरह को। ईरान की आर्मी ने हिजबुल्लाह को ट्रेंड किया है। ये बने ही है एंटी इजराइल, इनका कयाम ही हुआ है। और ये जो खुमैनी साहब थे, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि सब लोग इकट्ठा होकर फिलिस्तीन को आजाद करें। तमाम अरब ममालिक से भी उन्होंने बार बार कहा। यौमुल कुद्स मनाया जाता है लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को। आप देख लें कि ईरान के रिवोल्यूशन के बाद से आज तक मनाया जाता है, और दुनिया में जो ये क्या नाम है, यौमुल कुद्स की शुरुआत हुई है, ईरान ने ही करवाई। लोग इसको अलग करके देखते हैं। जनाब, अगर आज फिलिस्तीन के इशू को छोड़ दे ईरान, तो इजराइल को, अमेरिका को ईरान से कोई बैर नहीं है। ईरान जो चाहे करे। सारी ईरान का कयाम ही हुआ है फिलिस्तीन की को आजाद कराने के लिए। ईरान का कयाम ही हुआ है कि मजलूमों को, दबे कुचलों की मदद करने के लिए। ये आइडियोलॉजिकली बातचीत है। एक वो ग्रुप है जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करना लेकिन चाहता है, एक वो है जो बचाना चाहता है। ये भी आपसे समझना चाह रहे थे शौकत भारती साहब, आप जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसराइल के लिए अमेरिका सीधे तौर पर पहले कभी नहीं आया था। ये एक अपवाद है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के होने की वजह से वो सीधे तौर पर जंग में उतर गए इसराइल के साथ, वरना इससे पहले देखा गया है कि कभी इसराइल के लिए अमेरिका सीधे तौर पर नहीं आया। उनकी दोस्ती है, उनके संबंध है और उनका तमाम तरह से कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इस तरह से नहीं आया था। ऐसी स्थिति में हम क्या ये मानकर चले कि
अमेरिका को ईरान और इसराइल के इस झंझट से कोई लेना देना नहीं है और वो इस बार गलत फंस गया था। देखिए इमरान साहब, बाइडेन की सरकार में आप देखिए, 2023 में बाइडेन की सरकार थी और जिस वक्त बाइडेन आया है इजराइल, तो पीछे पीछे उसके जो आर्मी के कार्गो प्लेन भी आए थे और आउट ऑफ द वे जाकर जो है क्या नाम अमेरिका ने जो है सपोर्ट किया। और बाइडेन ने ही इस गजा में कत्लेआम की शुरुआत की, उसके पीछे चले जाइए। जब ट्रंप थे बाइडेन से पहले, अब्राहम अकॉर्ड किसने करवाया था? जेरूशलम को कैपिटल किसने बनवाया था? असल में देखिए, अगर ट्रंप चाहे भी कि यहां से हटना तो नहीं हट सकता। जो डीप स्टेट है पीछे बैठी हुई, ठीक है, वो जो डीप स्टेट है वो इस जंग को चाहती है। वो उसका एजेंडा जो है, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो अपने टूल्स इस्तेमाल करती है, एप्स्टीन वाले, ये वाले, आप पूरा इसको रिसर्च, तो दुनिया से कुछ छुपा नहीं है। तो वो ट्रंप एक टूल की हैसियत से काम कर रहा है। ट्रंप के दामाद कुशनेर 2018 में आए थे। कुशनेर आज विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जहां जहां नेगोशिएशन की बातचीत हो रही है वहां कुशनेर जा रहे हैं, ट्रंप के दामाद हैं। तो ये कहना कि अमेरिका के बगैर 1 घंटे इजराइल नहीं चल सकता, अगर ये तमाम गल्फ बेसिस पे बने, गल्फ के अंदर बने हुए बेसिस हैं, यहां से अगर इनको इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ना प्रोवाइड की जाए, तो आपने ये खुद ही बात कही, आपने ये खुद बात कही कि अमेरिका के बिना इसराइल 1 घंटे नहीं चल सकता। ऐसे में जब अमेरिका इस जंग से पीछा छुड़ाकर निकलना चाहता है, तो आपको क्यों लगता है कि ये इसराइल उसे रोक लेगा या जंग में फिर से उलझा देगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये वो बातें हैं जो सामने तमाम न्यूज चैनल्स और वेस्टर्न मीडिया ने इसको प्रोपेगेट किया है। हकीकत ये है कि ये जंग पीछे से जो लोग चला रहे हैं, सिर्फ बयान है, ये भी एक पार्ट है कि ईरान, हम ताकि दुनिया को तो ये दिखाएं कि साहब कि सीज फायर किसने तोड़ा, सीज फायर इजराइल ने तोड़ा, तो हम ये दिखाएंगे कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को डांट रहे हैं। और ये तमाम जो सारी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, इसका सीधा सीधा सबूत ये है कि ये सिर्फ जबानी बातचीत करते हैं, हकीकत में तो ये पूरी तरीके से साथ हैं। अगर इनको निकलना होता तो इनकी पार्लियामेंट में इनके खिलाफ वोट पड़ा है कि आप ईरान से निकल आए, क्यों नहीं निकल आ रहे? ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है ब्लॉकेट खत्म कीजिए, चले जाइए, हमारी आपकी कोई जंग नहीं है। ये बीच में चाहते हैं कि इजराइल का भी मामला बन जाए, तो कहा उन्होंने इजराइल का मामला बनाना चाहते हो तो फिर लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि लेबनान को आप पार्ट इस जंग से हम हटा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखें कि अमेरिका के बगैर ये अभी जो अटैक हुआ है बेरूत के ऊपर, ये अमेरिका की कंसेंट करने के बाद हुआ। वो दिखावा क्या बताया कि साहब नहीं, वो तो वो डांट रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। अरे भाई, डांट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट बंद कर दीजिए। आपकी तो कोई लड़ाई नहीं ना ईरान से, अपने वारशिप्स और अपने ब्लॉकेट हटा के चले जाइए, ईरान से कोई लड़ाई नहीं है आपकी। फिर जब आपका नेगोशिएशन होगा तब आप कर लीजिएगा, तब उनका सीज किया हुआ पैसा दे दीजिएगा, ये कीजिएगा। अगर अभी आप लड़ना नहीं चाहते, आप ये देखें इस जंग के अंदर कि जैसे ही ईरान के ऊपर किसी तरफ से अटैक होता है, अमेरिका के ड्रोन आते हैं तब वो मारता है, F-35 आते हैं तब वो मारता है, उनके टेरिटरी से जब अमेरिका के जहाज गुजरना चाहते हैं तब वो मारता है। तो जंग तो ईरान नहीं चाह रहा, अमेरिका तो टेस्ट कर रहा है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। और ये बताइए कि अमेरिका ने जो कुर्दों को पूरी, अभी एरबिल के ऊपर जो हमला किया है परसों ईरान ने, उन कुर्दों को यहां डालने का प्लान था पूरी तरीके से। अभी कहा है ट्रंप ने कि मैं जौलानी को कहूंगा कि हिजबुल्लाह को राइट टाइम करें, तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये जो बात है ट्रंप की, इस बात पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ, अमेरिकन नहीं चाह रहे हैं कि जंग हो, ये जिस तरह से ग्राउंड फोर्सेस डालने के लिए चाहते हैं तो अमेरिकन नहीं चाह रहे कि हो। वजह क्या है कि उनको पता है कि जब ईरान की जमीन के ऊपर घुसेंगे तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी। जब वो लाशें आएंगी अमेरिका के अंदर तो अमेरिका के अंदर बगावत हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यही अपनी पब्लिक को भी समझा रहे हैं हम जंग नहीं चाहते, हम जंग, लेकिन जो डीप स्टेट लोग काम कर रहे हैं वो तो जंग चाह रहे हैं। जंग तो 1 घंटे के अंदर बंद हो जाए। अगर इजराइल बताइए, इजराइल का और ईरान का बॉर्डर मिला नहीं है, इजराइल अगर अपने टेरिटरी के अंदर रहे तो कोई जंग नहीं होगी। जब इजराइल को बार बार वार्निंग दी कि अगर तुम बैरूत के ऊपर अटैक करोगे तो फिर लेबनान के ऊपर तुमने अटैक किया तो फिर हम अटैक करेंगे, और फिर इनका लेबनान से क्या लेना देना था, इनका बैरूत से क्या लेना देना था। जब सीज फायर हो गया था इनके और हिजबुल्लाह के बीच में, तो 3000 बार, 3000 से ज्यादा बार इन्होंने वायलेट किया है सीज फायर का। कहा इन्होंने वायलेशन नहीं किया, तो क्यों नहीं अमेरिका इनको पीछा छोड़ के चला जाता है कि हम तुम्हारे लिए सीज फायर करते हैं, तुम 3000 बार वायलेशन करते हो। हमने गजा के अंदर बोर्ड ऑफ पीस बनाकर सारे मामले तय कर दिए, तुम वहां राशन नहीं पहुंचने दे रहे हो। हमने वहां के ऊपर एक कमेटी बनाई है, तुमने 1300 आदमी मार दिए हैं, तुम कह रहे हो 70% अभी कब्जा करेंगे। तो कुछ कहा इन्होंने? नहीं कहा, ना इन्होंने कुछ कहा, ना ये अरब ममालिक कह रहे हैं कि भाई ये यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाए कि ये कौन सी बातचीत है कि इजराइल ने जो नक्शा बना के डाला है ग्रेटर इजराइल का, उसमें मेरे मुल्क को क्यों जोड़ दिया? क्या वो सऊदी अरब की टेरिटरी के ऊपर भी हमला करेगा, लेबनान पर भी हमला करेगा, जॉर्डन पर भी हमला करेगा, मिस्र को भी लेगा, इराक को भी लेगा? क्यों नहीं? मैं कहता हूं ओआईसी की मीटिंग में ये बातें क्यों नहीं उठती कि इजराइल जो है फिलिस्तीन का तो गाजा को तो खाली करा रहा है, फर्दर उसने अपने मैप को डाल रखा है। क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन में ये आवाज उठाते? ये जमीन किसकी है? ये अरबों की जमीन है ना। अरबों की जमीन पे इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का नक्शा बनाकर डालना, उसको गूगल के ऊपर भी डाल देना और उस पर काम शुरू करना। लेबनान के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? सीरिया के अंदर उन्होंने लेकिन ये भी देखा जा रहा है, कर लिया। ये भी देखा जा रहा है शौकत भाटी साहब कि जिस तरह से इस बार जो नई रिजीम आई है, खासतौर से इस्लामिक रेवोल्यूशन की ईरान के अंदर में, मतलब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में वो प्रॉक्सीज जिसे ईरान रेजिस्टेंस कहता है, उनके प्रति ज्यादा मतलब उनके साथ देने के लिए ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा मजबूती से उनका साथ दे रही है। देखिए, ईरान को बर्बाद करने का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, बहुत बुरी तरीके से ईरान को घेरा गया है। अगर ईरान थोड़ी सी भी गलती कर देगा, थोड़ा सा भी ढीलापन दिखा देगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुश्तबा खामनेई साहब ने आर पार की जंग की तैयारी कर ली है और कहा कि हम आर पार की जंग को लड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, आपसे मैं बिल्कुल सीधा सीधा समझना चाहता हूं, मुहर्रम का आगाज होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद अरबईन का सफर भी होगा। 40 दिनों के बाद अरबईन मार्च होगा। क्या मुहर्रम में कोई बड़े हमले हो सकते हैं? क्योंकि पिछले हमले भी 40 दिनों की जंग में भी रमजान में हमला हुआ था, रमजान में आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ था, उनकी जान ली गई थी। क्या मुहर्रम में ईरान को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मुहर्रम जो है वो ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स के दरमियान एक ऐसा गम का महीना है कि जो मतलब वो हर साल उसमें लोग चाहते हैं किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ईरान भी पूरी कोशिश करेगा कि मुहर्रम के महीने में जंग ना हो, क्योंकि ताकि वो रहबर मुअज्जम का वो जुमला है कि मैं रहूं या न रहूं, तुम करबला को मत भूलना, इमाम हुसैन को मत भूलना। तो चूंकि मुहर्रम इमाम हुसैन से रिलेटेड है, तो वो मुहर्रम में नहीं चाहेंगे कि जंग हो। लेकिन इजराइल ने अगर, और इसी वास्ते ईरान जो है फुल फ्लैश जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अरबईन में तकरीबन 4 करोड़ शिया पूरी दुनिया से इराक के अंदर इकट्ठा होते हैं। उसकी 4 करोड़ आदमी के लिए तैयारी करना, उनके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करना। अरबईन में अगर आप जाके देखें तो होटल कम पड़ जाते हैं। हर घर के अंदर जो यहाँ से जायरीन जाते हैं, जिसे हिंदी में श्रद्धालु कहते हैं, तो वो
घर घर खुला होता है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर ईरान अगर खुद से जंग शुरू करेगा तो पूरी शिया कम्युनिटी उस पर नाराज होगी। दूसरी बातचीत है, खुद जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनाई या IRGC, ये लोग खुद जबरदस्त तरीके से मुहर्रम को मनाते हैं। अब उनको खतरा भी है, ये बहुत कड़ा वक्त है ईरान के लिए। ईरान नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन इजराइल इस जंग को बढ़ाना चाहता है। तो अगर ये जंग बढ़ गई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मुहर्रम में जो जज्बा उनको मिलेगा करबला से, तो करबला का जज्बा आर पार का है। करबला जालिम ताकतों के आगे खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का हौसला पैदा करती है। तो फिर जब मुहर्रम आ जाएगा, इमाम हुसैन से रिलेटेड मिलना और उसके ऊपर अटैक हो जाएगा इनके ऊपर, तो फिर आप ये देखेंगे फिर ये जंग रोके से नहीं रुकेगी। ईरान की 100% कोशिश है। अब्बास कराची तमाम अरब ममालिक से, पड़ोस से, इनसे उनसे बात कर रहे हैं, और मुहर्रम जो है वो यमन के अंदर भी बहुत उससे मनाया जाता है, इराक के अंदर भी बहुत जबरदस्त मनाया जाता है। तो जो बाकी अरब कंट्रीज में नहीं मनाया जाता, लेकिन जो है ये जो शिया डोमिनेटेड एरिया बहरीन के अंदर और आप कुवैत के अंदर, यहाँ पर शियों की एक अच्छी खासी आबादी है। तो मुहर्रम को में कभी भी ईरान जंग नहीं चाहेगा कि जंग हो, पूरी कोशिश करेगा। और यही वजह है कि अभी जो इन्होंने अटैक किया था, ईरान आर पार की जंग लड़ता है। इसी वास्ते ईरान ने इनके ऊपर रातों रात इतना बड़ा अटैक करके इनको अलर्ट कर दिया कि हमसे लड़ो मत, खामोश रहो, और ये कहा कि फिर करोगे तो फिर अटैक करेंगे। तो ईरान लड़ना नहीं चाह रहा। याद रखिए, ईरान के पास जो जज्बा है, मुहर्रम की बात करते हैं, वो करबला से है। यजीद जो है उसकी हुकूमत 3 बर्रे आजम में थी, 3 कॉन्टिनेंटल में, 72 लोगों ने जान दे दी, लेकिन वो मतलब उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और ये जुमला खामनाई साहब का, मैं रहूं या ना रहूं, करबला को मत भूलना, इमाम हुसैन को मत भूलना। तो अगर इमाम हुसैन और करबला को नहीं भूलेंगे तो आखिरी सांस तक वो लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो मुहर्रम को बहुत बचा रहा है ईरान, मुहर्रम में बिल्कुल जंग नहीं करना चाह रहा है। लेकिन अगर जंग हो गई, खुदा न खास्ता, तो फिर ये आर पार की जंग होगी। और वो चाहता है कि अरबईन के बाद जंग हो, अरबईन के बाद तो जंग हो, अरबईन से पहले ईरान बिल्कुल जंग नहीं चाहता। वैसे ईरान चाहता है कि जंग हो ही नहीं, मामला रुक जाए, लेकिन जंग अगर इस खत्ते में होगी तो ड्यू टू इजराइल होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, बहुत अहम बात आपने बताई और ये भी पूरी तरह से साफ किया कि जंग क्यों नहीं रुक सकती है और जंग होने की वजूहात क्या है। बहुत तफसील से और पॉइंट टू पॉइंट आपने अपनी बात रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शौकत भारती, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, असर टाइम्स के हेड और खास तौर से ईरान मामलों की जानकार। आप इनकी बातों से कितने मुत्तफिक हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।